नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पिछले महीने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी हुई है। शिवराज सिंह चौहान से सत्ता संभालने के बाद नए मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद को एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ आम लोगों का नेता साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यादव ने कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, ई गवर्नेंस और आदिवासी कल्याण तक अपनी सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए फ्रंट फुट पर अपनी पारी की शुरुआत की। यादव ने राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी शुरू कर दी। उन्होंने संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठकें सीएम कार्यालय के बजाय किसी विशेष सत्र में आयोजित करने का निर्णय लिया। यही वजह है कि नगरीय निकाय उपचुनाव में आए परिणामों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। कई वार्ड तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार बीजेपी का परचम लहराया है। 22 पार्षद उपचुनाव में बीजेपी ने 16 सीट जीतकर मतदाताओं का भरोसा भी जीता है। चुनावी गणित से इतर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव धार्मिक आयोजनों में काफी दिलचस्पी रखते हैं। खासतौर पर वो सिंहस्थ मेले को लेकर काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ मेला 2028 की तैयारी अभी से शुरू करवा दी है। खास तौर पर ये निर्देश दिए गए कि शिप्रा शुद्धिकरण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। शिप्रा में मिलने वाले सभी नालों को रोकने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक भी उज्जैन में सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए आयोजित होना है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को अभी फिर से सत्ता में आए कुछ दिन ही बीते हैं और इन कुछ दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से एक के बाद एक कठोर लेकिन जनता के हित में निर्णय लिए हैं, वो उन्हें न सिर्फ एक संवेदनशील मुख्यमंत्री सिद्ध कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर जिस तरह से कुछ लोग उंगली उठाने का प्रयास कर रहे थे, उन सभी के प्रश्नों पर यहाँ विराम भी लगा देते हैं। एक तरह से देखें तो अभी एक माह भी सीएम पद की शपथ लिए उन्हें नहीं हुए हैं, फिर भी पहले दिन से ताबड़तोड़ निर्णयों से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अर्जित करने की कोशिशों में लगे हैं। जनता पार्टी का परचम लहराया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये उसके प्रति 41 नंबर की जनता का विश्वास है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 41 नंबर की जनता ने डॉक्टर रेहान को अपना पार्षद चुना है। चलिए, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराऊंगा, लेकिन हम पहले रुख करते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी के पास है। मुक्ता जी, जिस तरह से यहाँ पर नई सरकार बनी है, भले बीजेपी की सरकार पुरानी है लेकिन नेतृत्व यहाँ नया है और लगातार यहाँ पर एक भरोसा बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है और कुछ बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर एक सरकार भरोसा यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या जनता में वो भरोसा यहाँ पर आप बरकरार देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही भागीरथ जी, लगातार हम देख रहे हैं जब से मध्य प्रदेश के नए मुखिया आए हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो लगातार एक कड़े फैसले भी ले रहे हैं लेकिन जनता के प्रति संवेदनशील भी हैं। जिस तरह से उन्होंने कलेक्टर का तत्काल प्रभाव से उन्होंने ट्रांसफर किया और उन्होंने बार बार ये अधिकारियों को कहा कि आपको जनता के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस में अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी कानून व्यवस्था की, तो वहां भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पुलिस की इमेज ऐसी होनी चाहिए कि संवेदनशील पुलिस है, ये इमेज जानी चाहिए जनता के बीच में। उन्होंने जो जेल में जो कई कैदी हैं जिनके पास अपना पैसे नहीं है, उनको भी कहा है कि उनको भी आप जो है रिहा कर सकते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं, देखिए कड़े फैसले तो वो लगातार ले रहे हैं लेकिन साथ में संवेदनशील फैसले भी ले रहे हैं। लगातार वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने नहीं, वो लगातार यही कोशिश उनकी रही है कि उनके जो सरकार के फैसले हैं वो जनता के प्रति संवेदनशील है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कड़े प्रशासक भी हैं लेकिन संवेदनशील भी है साथ में। जी
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और कुछ बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं, लेकिन उस फैसलों का असर यहाँ पर आप जनता के बीच में देख रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ इसका असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरी एक कोशिश की जा रही है ताकि जनता का जो एक मैसेज है, जनता का जो मैसेज जाना चाहिए वो पूरी तरह से जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी की गारंटी उसको पूरा करना है और ये भी एक भरोसा दिलाना है जनता के बीच में कि बीजेपी की सरकार भले पुरानी है लेकिन नेतृत्व जो नया है वो नेतृत्व भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से पहले बीजेपी की सरकार को यहां पे जनता ने एक भरोसा दिया है, क्योंकि लगातार 2003 से हम देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है, अगर 1.5 साल बीच हम कांग्रेस का हटा दें लेकिन लगातार बीजेपी की सरकार रही है और शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा उसमें नाम और चेहरा रहे हैं। तो यहां पर एक कोशिश है कि उस बड़े नाम चेहरे का जो एक, चाहे वो मामा कह लें या हम भाई कह लें, वो एक ऑरा जो बना हुआ है यहाँ पर एक जो नई सरकार है उस एक ऑरा को और मेंटेन करना चाहेगी या उससे बड़ा बनाना चाहेगी, लेकिन जो पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा लोकसभा चुनाव रहेगा इन फैसलों को देखते हुए। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, लोकसभा 2024 को लेकर लगातार जो है डॉक्टर मोहन यादव वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जिस तरह से मोदी की गारंटी है, जिस तरह से केंद्र की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो सब जनता तक पहुंचनी चाहिए। जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, अनऑफिशियल बैठक हुई थी, तब उन्होंने सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिया था कि आप सब जो लोकसभा के लिए तैयार हो जाइए, तैयारी करिए और जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनको जोर शोर से जनता के बीच में पहुंचाना है, क्योंकि अब लोकसभा में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए लोकसभा को लेकर वो संजीदा लगातार जो है वो मोदी की गारंटी को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी की गारंटी, मोदी की घोषणाओं को लगातार डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अग्रसर कर रहे हैं। जितनी भी मोदी की योजनाएं हैं, जितनी भी वो लगातार जो उनकी गारंटी है उसको वो खुद मध्य प्रदेश सरकार जो है उसको प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं नगर निकाय के उसमें से 22 में से 16 सीट यहाँ पर बीजेपी जीती और कांग्रेस सिर्फ 3 ही सीट यहाँ पर जीत पाई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी और बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, जिस तरह से यहाँ पर एक नई सरकार में कह सकता हूं क्योंकि नेतृत्व नया है, भले बीजेपी की सरकार पुरानी है, एक बहुत बड़ी यहां पर एक चुनौती थी कि जिस तरह से पुरानी बीजेपी की सरकार का एक भरोसा जनता के ऊपर था, इस नई बीजेपी सरकार का भरोसा भी जनता के ऊपर रहे। तो जिस तरह से अभी ये हम चुनाव की बात कर लें, जिस तरह से आप उपचुनाव में नगर निकाय की बात कर लें, इसमें 22 में से 16 सीट यहाँ पर बीजेपी जीती है, कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीती हैं। तो इससे आप आश्वस्त हैं अपनी इस जीत को लेकर? और ये जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की नई सरकार ने, नए नेतृत्व ने बहुत सारे फैसले लिए, ये उस पर मुहर है कि जनता उन फैसलों को पसंद कर रही है और उन जो नई सरकार है, नया नेतृत्व उसको पसंद कर रही है। ब्रजगोपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, हम लोग ये सुनते आए हैं कि शिखर पर पहुंचना तो आसान है परंतु शिखर पर बने रहना बड़ा कठिन है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में ये कर दिखाया है कि हम शिखर पर केवल एक बार शिखर को छुआ नहीं है, हम शिखर पर रहे। और उसके अभी आपने इसमें दूसरा जो प्रश्न जोड़ा है कि नई सरकार है, तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जब हमारी विचारधारा एक होती है, विचारधारा में स्थायित्व होता है, तो व्यक्तियों के बदलने से उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा है कि हम गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हैं, हमारी विचारधारा है हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित हैं, हमारी विचारधारा है हम अंत्योदय के लिए संकल्पित हैं। तो जब अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, तो चाहे चुनाव नगर निगम के वार्ड का हो, चाहे चुनाव विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो। बिल्कुल, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है, दोबारा आपके पास लौटेंगे। दीप्ति पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े। दीप्ति जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर चुनाव होते हैं, चुनाव के जो रिजल्ट आते हैं वो मुहर लगाते हैं कि सरकार किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है। नगरीय निकाय के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, 22 में से 16 सीट बीजेपी जीती है, कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही अटक कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नए नेतृत्व वाली सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे फैसले लिए हैं, वो फैसलों पर मुहर है जनता की कि सरकार अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जनादेश है
और जनादेश हमेशा सर्वमान्य रहा है और हम सब जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो जनादेश आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हास्यप्रद हैं और कहीं ना कहीं वो जनता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हम बटन तो कहीं और दबाते हैं, मत कहीं और चला जाता है। ये कल दिल्ली में हमने लाइव टेलीकास्ट देखा, कई लोगों के सामने हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे थे और वहां के सुप्रीम कोर्ट के वकील इकट्ठे थे। वो वीडियो हमारे संज्ञान में है, शायद आप तक भी पहुंचा होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां जनता भूख, भय, भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ साथ तानाशाही से भी परेशान है, उस दौर में इस तरीके के जनादेश आना ये अपने आप में चिंतनीय है, जहां हर बेरोजगार अपने रोजगार के लिए दीप्ति पांडे जी, चिंतित है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग जब अगर जीतते हैं तो आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप लोग कहते हैं कि जनता ने बीजेपी को खाड़ फेंका है और हम पर भरोसा किया है। आप लोग हार जाते हैं तो सीधे ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। ऐसा दोहरापन क्यों? या फिर आप कीजिए, आप बिल्कुल बॉयकॉट ही कर दीजिए, आपकी हमें चुनाव लड़ना ही नहीं ईवीएम से। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप जीते तो जनता ने जिताया, हार गए तो ईवीएम में हराया। ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना। मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, बॉयकॉट से। आई एग्री विद यू, टोटली आई एग्री। पूरे जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, इन सबको, जो राष्ट्रीयवादी पार्टियां हैं या जो अन्य दल हैं, इनको टोटल चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये देश के उपस्थित वीडियो कह रहे लेकिन हैं। आप लोग जब जीतते हैं तब आप लोग कहते हैं कि जनता ने हमें जिताया। मैं वही तो कह रहा हूँ। और जब हारते हैं आप कहते हैं ईवीएम ने आपको हराया है। मैं क्या कह रही हूँ, जनता के मन में क्या था हमने वो सुना ही नहीं। आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि इतना परेशान होने के बाद लोग सड़कों पर थे इनकी तानाशाही के विरोध में, पर एक तरफा ये जनादेश नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग। क्या यही कांग्रेस पार्टी इसमें कमी नहीं रह गई है कि वो जनता के मूड को नहीं समझ पाती है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको जो लगता है जो हम सोच रहे हैं वही जनता सोच रही है? शायद यही कमी तो नहीं है? इसलिए आप लोग चुनाव अभी जो हुए विधानसभा चुनाव, इसमें कई राज्यों में आप लोग की हार हुई है, क्योंकि जनता क्या सोच रही है आप उसको अपने हिसाब से मान लेते हैं कि जनता ये सोच रही है। लेकिन जनता बहुत सारी है, सिर्फ आप 5,000 10,000 लोगों की राय को आप नहीं सोच सकते। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, 7 करोड़ से ज्यादा जनता है, तो इसमें चूक हो जाती है कांग्रेस। जनता क्या सोच रही है इसको समझने में। बिल्कुल जनता, कांग्रेस कोई चूक नहीं कर रही समझने में, ना हम लोगों का मूड समझने में चूक कर रहे हैं। आप पत्रकार साथी हैं, चौथा स्तंभ है, आप यहाँ की देश की, प्रदेश की दुर्दशा को समझ रहे हैं। आप देखिए ना कितनी महंगाई चरम पर है। क्या हम इस मुद्दे पे बात करते हैं? रोजगार के मुद्दे पर हम बात करते हैं? हम नहीं करते हैं। और आज देश किस गर्त में जा रहा है हम उस दिशा में बात नहीं करते हैं। हम झूठा दिखावा करते हैं, धर्म का, राजनीति का, मजहब का, हम लोगों को आपस में भिड़ाते हैं। ठीक है, बहुत सारा आपने सवाल उठा दिए। ठीक है मुक्ता जी, आपके साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी भी, आप उनसे ये भी सवाल कर सकते हैं और शायद ब्रजगोपाल लोहिया जी मेरी सीधे बात भी सुन रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर दीप्ति जी ने उठाए हैं। पहली बात तो वे कह रहे हैं कि जो अभी हार हुई है कांग्रेस की, उस पर सीधी ईवीएम को ठीकरा फोड़ रहे हैं कि ईवीएम के कारण हार हुई है। और ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, देश गर्त में जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता के अंदर रोष है, तो फिर बीजेपी कैसे जीत सकती है? जी जी, देखिए ईवीएम की बात है। देखिए, तीनों बातें बता देता हूं। यदि आपने ये मान लिया है कि आप ईवीएम के कारण हार रहे हैं, तो दुर्भाग्य यह है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, आप बहन जी, आपके बीच में नहीं बोला था और अपेक्षा करूंगा कि आप भी नहीं बोलेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि यदि इस देश में रोड का स्ट्रक्चर 75 सालों में और 10 सालों में बराबर बना, तो ये देश में को गर्त में जाना है। यदि इस देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 2 गुने से ज्यादा हो गई, तो ये देश गर्त में जा रहा है। यदि इस देश में रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर अलग से बन गया, रेलवे की लेट फास्ट खत्म हो गई, ट्रेनें अपने समय पर चलने लगी, तो ये गर्त में जाना हो गया। तो मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस अपने जब तक काल्पनिक मुद्दों से बाहर नहीं निकलेगी। ये आप सार्वजनिक जीवन की बात कर रहे हैं, ये देश। प्लीज मेरे भाई, बहन जी, अगर आप बीच में बोलेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलता बहन जी। देखो जी, ठीक है, आपने सवाल उठाए, किसी के बीच में नहीं बोलता। आपने सवाल उठाए, जवाब सुन लेते, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। आप अपनी बात रख दीजिएगा, ठीक है? दीप्ति जी, एक एक करके रख लेते हैं, नहीं तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना? एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। जो आप पे लागू ना हो, ठीक है, परिभाषा पहले आप। ठीक है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है जी, आपको जो कहना है आप अपनी बारी में कह दीजिएगा। जी ब्रजगोपाल जी।
देखिए भागीरथ जी, कांग्रेस की सबसे गंभीर समस्या तो यही है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, और जिस दिन कांग्रेस सुनना शुरू कर देगी, चाहे जनता की चाहे विपक्ष की, उस दिन कांग्रेस को शायद कहीं आश्रय मिल जाए, जो आप आश्रय की तलाश कर रहे हैं। एक बात और बताता हूं, इस देश की इकोनॉमी आज के ठीक 10 साल पहले 1.6 ट्रिलियन थी, आज बढ़कर 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। ये देखिए तो आप कि देश कहां जा रहा है और आप उसे कहां ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। एक बात और कहता हूं, आज देश एक गौरवशाली और वैभवशाली समाज का निर्माण कर रहा है। केवल आर्थिक विकास बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, देश का सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। और एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में रहने वाले लोगों को जितना अपना आर्थिक विकास पसंद है, उतना ही अपना सांस्कृतिक विकास पसंद है। आप याद करिए, आज के 10 वर्षों पहले जहां हर जगह लिखा रहता था कि कृपया आप वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है, आज वो बम रखने वाले देश की सीमा के बाहर हैं। तो ये जनता सब देख रही है कि किस तरह का फर्क आ रहा है। कि एक समय था जब देश में कहीं भी आतंकवादी हमला हो जाता था, आज देश में शांति है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है कि किस तरह। देखिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र आप याद करिए, 2013 तक जो राम मंदिर का विरोध करते रहे, जिन्होंने 2019 तक किया, आज वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में तो हमारी भी भूमिका है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये भी जनता देख रही है। तो चाहे मुद्दा विकास का हो, चाहे मुद्दा जनकल्याण का हो, और चाहे मुद्दा राष्ट्रीय उत्थान का हो, कांग्रेस हमेशा दोहरे मापदंड अपनाने की कोशिश करती है। और वो समय जा चुका है। आज देश का नौजवान पढ़ा लिखा है, समझदार है, सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है। उसे एक एक चीज की जानकारी है कि किस तरह आपने राजस्थान में अत्याचार और अनाचार। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस तरह के जी ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी तो लगातार चलती रहेगी। लेकिन दीप्ति पांडे जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे कि जो सरकार है वो केंद्रीय नेतृत्व से चल रही है, हालांकि बीजेपी के नेता कह चुके हैं भाई डबल इंजन की सरकार है, हमें केंद्र का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से फैसले लिए हैं, कई अधिकारियों को हटाया गया है, गलती पर अधिकारियों को सजा भी दी गई है, उनको सस्पेंड भी किया गया। और दूसरी बात अगर देखें, 2028 में कुंभ का है, यहां पर जिस तरह से इसकी तैयारी को लेकर अभी से यहां पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये बताने, देखिए जो जनता से जुड़े मुद्दे रहेंगे, अगर इसको लेकर सरकार काम करेगी तो फिर जनता का विश्वास, जनता का भरोसा क्यों नहीं मिलेगा सरकार को। जिस तरह से अभी देखें 2028 में यहां पर सिंहस्थ होना है, लेकिन उसके लिए सरकार ने अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये वो फैसले हैं जो सीधे जनता से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उसमें लाखों की संख्या में जनता आती है। अगर उनको सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, चीजें अच्छी मिलेंगी, तो जनता का विश्वास सरकार के ऊपर क्यों नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राम मंदिर बनवाने का। सबसे पहले राम मंदिर के ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं फिर आपको आप कह रहे हैं कि ये ठीक है दीप्ति जी, इसमें मैं एक चीज आपको जोड़ देता हूं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनवाने का, तो ताले खुलवाने का फैसला कोर्ट का था, ये भी आपको बता दूं मैं। 100% हम उसको ढूल कहाँ पीटते हैं। अरे अभी आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी, अभी आप यहाँ पर राजीव गांधी जी को क्रेडिट दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को क्रेडिट लेने से मना कर रहे हैं आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जनता को ये जानना बेहद जरूरी है कि इस संसार में, इस धरती पर, इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में राम को लाने वाला कोई नहीं है। राम सृष्टा है, राम ने ही ये सृष्टि बनाई है, राम ही सबको लाए हैं। ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है। इस दौरे सियासत, ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बहुत चर्चा कर लिए, लेकिन हम वापस राज्य पर आते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मोहन सरकार फैसले ले रही है, मैं वही कह रहा हूँ, 2028 में सिंहस्थ होने वाला, लेकिन अभी से दिशा निर्देश जारी कर दी। दीप्ति जी, तो ये वो फैसले हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, और जनता से जुड़े होंगे तो जनता का भरोसा सरकार पर बनेगा। 100% जनता से व्यापम जुड़ा, जनता से व्यापम 2 जुड़ा, जनता से पटवारी घोटाला जुड़ा, जनता से वो सारे तमाम घोटाले जुड़े जो लोगों की नौकरियां खा गए, जनता से वो किसान जुड़ा जो सीमा पर लंबे समय आत्महत्या करता रहा और उसकी किसी ने नहीं सुनी, जनता पे 2 मणिपुर की वो महिलाएं जुड़ी जिनको सरेआम निर्वस्त्र करके सड़क पे नंगा घुमाया गया। ठीक है, तो मैं अगर इसका ये समझूं कि लोकसभा चुनाव में जो सारे मुद्दे उठा रहे, भले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये सारे मुद्दे असर करेंगे, आप ये कह रहे हैं। अगर एक लाइन में आपकी बातों को समझूं, ठीक है ब्रज गोपाल जी, भले विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनी, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में बताएगा आप, लेकिन ये सारे मुद्दे अभी भी बरकरार हैं और ये सारे मुद्दों का असर लोकसभा चुनाव में होगा, भले सरकार यहां पर ताबड़तोड़ और बहुत सख्त फैसले ले रही है। जी
देखिए, जन कल्याण, विकास, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की सुविधाएं, ये कभी समाप्त होने वाले मुद्दे नहीं है। ये हमेशा रहेंगे, नई चुनौतियां रहेंगी और नई चुनौतियों के साथ, नई जिम्मेवारी के साथ हम नए काम करते रहेंगे। आपने सिंहस्थ का मुद्दा उठाया है। लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 5 से 6 करोड़ लोग सिंहस्थ को पूरे दुनिया से आएंगे। ये मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। वहां आए लोगों की सुविधा, वहां उनकी सेवा करने का अवसर मध्य प्रदेश को मिलता है। हम इसको अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस इनमें काम ना कर तुष्टीकरण करती है। ये जो डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर से कहता हूं कि हमारे लिए तो जन कल्याण और विकास हमेशा चलने वाले काम है और इसीलिए और मुझे लगता है बार-बार चलना भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। समय हमारे पास समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ब्रज गोपाल लोया जी, दीप्ति पांडे जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जिस तरह से नई नेतृत्व की सरकार लगातार यहाँ पर एक कड़े और सख्त फैसले ले रही है, उसका असर दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, अभी तो ये कह सकते हैं कि शायद जनता के कामों से, सरकार के कामों से जनता खुश है, लेकिन जो यहाँ पर जिम्मेदारी है सरकार की वो लगातार पूरी होनी चाहिए। और देखना होगा, अभी तो 1-2 महीने हुए, आने वाले दिनों में भी सरकार हो क्या कुछ सख्त फैसले लेती है और उसका असर जनता पर क्या पड़ता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।